केमिस्ट्री की। तो देखो उधर पदार्थ चल रहे थे, पदार्थों के प्रकार चल रहे थे ना, ये द्रव्य के प्रकार, द्रव्य के प्रकार। और प्रकार में कितना था, 3 प्रकार के होते हैं द्रव्य। कौन? और इनके हमने चित्र भी बना लिए थे। कैसे? कि जिनमें अणु बिल्कुल पास होते, ये तो ठोस कहलाते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि अणु जो है थोड़े से दूरी पर रहते हैं, ये हमारा द्रव हो जाता है। और गैस में तो भाई साहब बहुत ही दूरी पर रहते हैं। अब परिभाषा और तरीके की किताबों में, दरअसल मेरी अपनी लैंग्वेज थोड़ी अलग ही रहती है, क्योंकि किताबों में लैंग्वेज जो है ना वो हार्ड यूज़ करते हैं। मैं अपनी लैंग्वेज बनाता हूँ ईजी, ताकि समझने में पढ़ने में आसानी रहे और नंबर भी अच्छे मिले उस पर। अब देखो जो तुमने परिभाषा पढ़ रखी होंगी कि ठोस किसे कहते हैं, वे वस्तु जिनका निश्चित आयतन आकार होता है, कुछ ऐसा करके बोल देते हैं। हमें 2 चीज़ों पर परिभाषा बनानी है। एक तो है आयतन और एक है आकार। एक तरीका होता है कि बहुत लंबी लैंग्वेज बना लो, एक तरीका होता है कि लैंग्वेज तो बहुत लंबी बना लेंगे लेकिन ट्रिक हमारे हाथ में छोटी सी आनी चाहिए। तो ये वो ट्रिक है, किसी भी चीज़ को ट्रिक से पढ़ना आसान होता है, ट्रिक बनानी आनी चाहिए। ये ट्रिक है आयतन आकार। ऐसे ही इसमें भी आयतन आकार, और इसमें इसमें भी आयतन और आकार से परिभाषा बनाने वाली है। क्या है? इसमें तो ये दोनों निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं। इसमें आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन ये नहीं होता है। नहीं से याद रखेंगे, ये नहीं होता है। और इसमें तो दोनों ही नहीं होते हैं। अब यहां तक पता चल गया। अब परिभाषा बनेगी। अब क्या है कि वे वस्तु जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठीक है ना, ठोस कहलाते हैं। जैसा कि लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, कोई भी उदाहरण लिख दो, ठीक है। वे वस्तु जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। जैसे कि जल, तेल आदि। और वे वस्तु जिनका ना ही आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, गैस कहलाते हैं। कुछ भी, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कुछ भी बना सकते हैं। ये इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि सुनते ही याद हो जाए। याद हो गई? तो एक एक करके हम लिखेंगे। चित्र हमारे कल ही बन गए थे, पहले लेक्चर में बन गए थे। मतलब जो बनाना चाहे वो दोबारा बना लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाद में इतनी जगह छोड़ देना। हेडिंग डाल देंगे ठोस, इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। और पहला वाला हेडिंग डाल देंगे इसमें ठोस। वे वस्तु जिनका आयतन तथा आकार वे वस्तु का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं दोनों निश्चित होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। जैसे जैसे में लिख दो लोहा, एल्युमिनियम, जो भी ठोस दिमाग में आ रहे हो कुछ भी लिख दो। रटना नहीं होता है, समझना होता है साइंस में। दो साइड डाल दें।
द्रव, द्रव में लिखेंगे वे वस्तु आयतन तो निश्चित होता है, वस्तु जिनका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ लगा लेंगे, यह जिस पात्र में रखे जाते हैं, यह जिस पात्र में रखे जाते हैं, उसी का आयतन ग्रहण कर लेते हैं, यह जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आयतन ग्रहण कर लेते हैं, सॉरी उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं यार, आयतन कहाँ से आ गया, उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अगर ऐसा तुम आकार में रखोगे तो गोलाकार हो जाएंगे, जैसे अगर तुम बेलनाकार में रखोगे तो बेलनाकार हो जाएंगे। जैसे जैसे हम लिखते हैं जल तेल आदि, जल तेल आदि, जैसे हम उदाहरण में लिख रहे हैं, मतलब उदाहरण लिख दो या जैसे करके लिख दो। मक्खन कैसा उधर मक्खन जो हो गया तुम्हारे पास, माना तो है क्योंकि बंदा दोस्त है, लेकिन दरअसल ये जो होते हैं ना, ये होते हैं कोलाइड विलियन, एक अलग चीज आ गई। अभी आगे पढ़ेंगे। मक्खन होता है बिस्मांगी मिश्रण, मिश्रण। अब मक्खन को जैसे तुमने देखा होगा फ्रिज व्रिज में रख देते हैं, ठोस अवस्था में आ जाता है, गर्मी में रख दो पिघल जाता है, द्रव सा बन जाता है वो। तो दरअसल ऐसी चीज़ों को हम मिश्रण में बना देते हैं कि वैसा इसमें वसा होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें जल होता है, तीन चीज़ें होती हैं इसमें, अलग अलग चीज़ें। लिख देंगे इसमें गैस, गैस, और उसमें लिख देंगे वे वस्तु, गैस में लिख रहे हैं वे वस्तु का, वे वस्तु जिनका ना ही आकार निश्चित होता है, वे वस्तु जिनका, कैसे भी लिख दो, आगे पीछे लैंग्वेज हो सकती है, उस मतलब नहीं है कभी गलत सोचो, ऐसे भी लिख सकते हो वस्तु जिनका आयतन निश्चित नहीं होता, कुछ भी, लेकिन सार दोनों का आना चाहिए कि ना आयतन निश्चित होना चाहिए ना आकार निश्चित होना, मतलब ये निकलना चाहिए। इसमें लेंगे वे वस्तु जिनका ना ही आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, ना ही आकार होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। गैस कहते हैं, गैस कहलाती हैं। हो गया। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन आदि। हो गया। अब जी इसमें लेकिन ऐसा लिखते हैं पदार्थों का वर्गीकरण, हेडिंग
दरअसल हम पदार्थों को कैसे कैसे भागों में बांट सकते हैं, कोई भी दुनिया में कोई वस्तु है वो कैसे कैसे भागों में बटी हुई है, तो हेडिंग है पदार्थों का वर्गीकरण, तो सब वर्गों में बांटेंगे। एक बोर्ड पर पूरा आरेख बनाने वाले हैं हम। पदार्थों का वर्गीकरण, देखो दुनिया में जो हम पूरी दुनिया को क्या कहेंगे, जिसमें धरती भी आ जाए, आकाश भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, क्या कहते हैं? पृथ्वी कहेंगे। पृथ्वी भी आ जाए, अंतरिक्ष भी आ जाए, तारे, सूरज, सब कुछ आ जाए, ऐसा कहते हैं हम ब्रह्मांड। यूनिवर्स, कैटेगरी में यूनिवर्स, अंतरिक्ष क्या होता है वो दिखा रखा है, देख लेना, उस पर वीडियो बना रखी है मैंने एक। तो ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में दो चीजें, जिसे आइंस्टीन ने समीकरण बनाई थी। क्या आइंस्टीन की समीकरण? हाँ, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर में मतलब क्या क्या चीजें हैं? गलत होगी थोड़ी सी, द्रव्य को। तो इन्होंने ब्रह्मांड को दो भागों में बांट दिया। भाई ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो मिलती है ऊर्जा और दूसरा है द्रव्य। अब द्रव्य को भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक तो बोल दिया कि भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और एक हो गया रासायनिक वर्गीकरण। याद रखना, रासायन लिखते हैं तो रे आ नहीं लिखते हैं, रे से लिखते हैं डायरेक्ट, और रासायनिक लिखते हैं तो रा आ के साथ लिखते हैं। रासायन ऐसे लिखा जाता है, रासायनिक ऐसे लिखा जाता है, तो अंतर समझ लेना। रासायनिक वर्गीकरण। अब भौतिक वर्गीकरण देख लें जरा। भौतिक वर्गीकरण वो भी तुम्हारा 3 प्रकार का होता है। होता तो 5 प्रकार का, लेकिन वो बात की बात है। अब बात आ जाती है इसके बाद रासायनिक वर्गीकरण की। तो रासायनिक वर्गीकरण में हमें, जब हम पदार्थों को खोदते हैं तो हमें 2 तरीके के पदार्थ मिलते हैं। या तो वो पदार्थ हमें मिलेगा बिल्कुल शुद्ध पदार्थ, या वो पदार्थ हमें मिलेगा किसी चीज में मिला हुआ मिश्रण। या तो हमें प्योर ही मिलेगा या मिलावट मिलेगी, इसके अलावा तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कोई तीसरा। मिश्रण। अब अगर जो हम मिश्रण की बात करें, तो ये जो मिश्रण होते हैं, ये मिश्रण हमारे फिर 2 प्रकार के हो जाते हैं। दूसरी क्लास में पढ़े होंगे। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ की बात करें। अब ये शुद्ध पदार्थ जो होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। या तो ये तत्व मिलेंगे हमें, या ये यौगिक के रूप में मिलेंगे। अब बात आती है यौगिक की, तो यौगिक भी 2 प्रकार के होते हैं। या तो वो कार्बन से बनेंगे या कार्बन से नहीं बनेंगे। तो जो कार्बन से बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? कार्बनिक यौगिक। और जो कार्बन से नहीं बनेंगे वो कहलाएंगे अकार्बनिक यौगिक। हो गया। बात आती है तत्व की, तो ये तत्व भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? तत्व आवर्त सारणी में तत्व होते हैं ना, पता कौन कौन से होते हैं? और या तो वो धातु होंगे, या अधातु होंगे, या उपधातु होंगे। अब हमें जो पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है वो इन्हीं के आसपास पढ़नी है, यही है हमारे पास।
और सही मायनों में तो हमें यहाँ इतने में पढ़नी है पूरी केमिस्ट्री। अब ये जो लिख दिया है ये पूरा का पूरा वर्गीकरण जो है, दरअसल हम यहाँ से चले ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड में दो तरीके से आ गए, द्रव्य ऊर्जा। द्रव्य मतलब कोई वस्तु आ गई, वस्तु का हमने वर्गीकरण ये पढ़ लिया अभी अभी, और ये परिभाषा लिखी थी। अब आते हैं रासायनिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण में क्या था कि हमने पदार्थों का वर्गीकरण लिखा है, और रासायनिक वर्गीकरण हम दोबारा से लिखने वाले हैं। रासायनिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ है, तो हम कहेंगे वे पदार्थ जिसमें कोई अन्य पदार्थ मिश्रित नहीं होता है, तो वो शुद्ध है। एक ही प्रकार के या समान प्रकार के कणों से मिलकर या परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वो शुद्ध पदार्थ है। और वे पदार्थ के जिनमें जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। हो गए। अब ये शुद्ध पदार्थ जो है ये तत्व और यौगिक रूप में पाए जाते हैं। तत्व क्या है? प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक में जो प्राकृतिक में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ शुद्ध पदार्थ, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तत्व कहलाते हैं, है ना जी, तत्व कहलाते हैं। और प्राकृतिक रूप में संयुक्त रूप में पाए जाने पदार्थ, संयुक्त रूप में मतलब जैसे कोयला है तो कोयले में कई सारी मिट्टी उट्टी एल्युमिनियम के अयस्क मिलते हैं, या कोई भी लोहा है तो लोहा अकेले नहीं मिलता है, उसमें कई सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो वो, या सोना है, सोना खोदा जाता है तो खाली प्योर सोना थोड़ा ना खोदा जाता है, उसमें तो मिट्टी, धुंध वगैरह, इसमें रेता वेता सब मिला होता है, तो वो यौगिक होते हैं। जिसमें कि एक से अधिक यौगिक पाए, वो एक से अधिक तत्व पाए जाते हैं, तो वो यौगिक हो जाते हैं। समझ में आ गया? अब ये जो तत्व, ये तत्व तीन भागों में होते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, तो वो तो धातु कहलाएंगे। जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो वो अधातु कहलाएंगे। और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से ना हो, यानी कि हो तो जाता है लेकिन आसानी से नहीं होता है, तो वो ग्रेफाइट अपवाद इसलिए नहीं है। ग्रेफाइट का मतलब होता है कि उसमें बंद बन जाते हैं, एक बंद खाली रह जाता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो आवेश वाहक का कार्य करता है। उसका बड़ा विस्तार से संरचना जब आएगी ना चैप्टर नंबर 10 में, तो हम उसमें तब बताएंगे कि ये चालक का कार्य क्यों करता है। तो दरअसल हम माना जाता है, जैसे कहते हैं ना अधातु, और अधातु हम कार्बन को बोलते हैं, या कार्बन या हीरा। आपको अपरूपत हम उसके अंदर नहीं घुस रहे हैं, हम सिर्फ डायरेक्ट कह देते हैं कार्बन। तो कार्बन अचालक है, उसके अंदर भाई और कौन कौन से यौगिक बन जाते हैं हमें उससे मतलब नहीं है, ऐसे है। तो अगर हम कहें कि भाई पूरी फैमिली में सारे के सारे अनपढ़ आदमी है, समझ लो, और इसमें किसी से छोटा बड़ा आता भी है ना, तो वो अनपढ़ों में कि छोटा बड़ा ही तो आता है, कोई डिग्री थोड़ा तेरे पास, तो वो भी गिना गया अनपढ़ों में। तो वो है कि अगर ये सारे के सारे अधातु हैं, अब इनमें से अधातु के अंदर कार्बन चार वो होते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुल्लिन हो गया, उसमें से ग्रेफाइट चालन कर देता है, वो एक संयोजकता उसकी खाली रह जाती है, इसने कर देता है, तो वो उसके अंदर नहीं घुस रहे। हम तो सीधी सीधी बात बता रहे हैं। उपधातु कि जिनमें धातु और अधातु दोनों के पाए जाते हैं उपधातु कहलाती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं हो पाता है, मतलब होता तो है आसानी से नहीं हो पाता है, तो वो उपधातु कहलाती है। जैसे सिलिकॉन वगैरह जर्मेनियम हो जाती है। यौगिक तो हम कहेंगे कार्बन से बनने वाले यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कि जिनमें कार्बन पाया जाता है। वे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है ये अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। समांगी मिश्रण के वे मिश्रण जिनमें जो उनके घटक कण होते हैं, घटक जिन चीज से वो मिश्रण बना है वो दिखाई नहीं देते हैं, नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते, वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे कि हमने पानी में नींबू मिला दें तो ना नींबू दिखाई देगा, ना मतलब दिखाई नहीं देगा क्या चीज, या चीनी मिलाते हैं हम जल में तो थोड़ी बार चीनी दिखाई देनी बंद हो जाती है, तो समांगी मिश्रण हो जाते हैं। समांगी मिश्रण कि जिसमें घटक कण जो होते हैं, या घटक कण जो चीज मिलाई है दिखाई देती है, वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। पानी में रेता डाल दिया और उसे कितना मिला दो वो दिखाई देता रहेगा, ये विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो इस तरीके से एक करके इनकी सबकी परिभाषाएं वाले हैं, सबकी परिभाषाएं, इसकी भी इनकी सबकी परिभाषाएं आने वाली है। ये आरेख बनाओगे फिर इनकी परिभाषाएं लिखनी हम स्टार्ट करेंगे ऐसा करके। ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा हमारे चैप्टर में है नहीं, ये ऊर्जा जो है ना ये फिजिक्स की दुनिया पहुंच गई, केमिस्ट्री की दुनिया नहीं है, फिजिक्स की दुनिया है, ठीक है ना। इसलिए चैप्टर नंबर 10 जो है ना वो तुम इसे ध्यान से, कल मैंने तुम्हें बताया भी था ऊर्जा और सामर्थ्य, ये ऊर्जा वहां जाकर पड़ जाती है, वहाँ ई गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसके व्यंजक हाफ एम बी स्क्वायर, ये सब वहां जाएंगे हमारे। तो इसलिए हम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब इसे तुम चाहो तो तिरछे पेज में बना सकते हो, तिरछा पेज समझ